हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपका प्रीलिम्स बहुत पास है और उस सेक्शन में रिवर सिस्टम पे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं एक ऐसी क्लास लेके आया हूँ कि अगर इस लेक्चर को आपने अच्छे से देख लिया तो बिलीव कीजिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन रिवर सिस्टम से आते हैं आप इजीली उसे कर सकते हैं। तो इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास अभी बनाने की वजह ये क्या है कि आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा इन लेक्चर को 2 से 3 बार देखने के लिए। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिवर सिस्टम की बात करते हैं और यहाँ देखिएगा कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर नदी के बारे में। नदी क्या होती है? अ रिवर इज अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स, यूजुअली फ्रेश वाटर फ्लोइंग टुवर्ड द एन ओशन, सी और लेक। यानी नदी क्या होती है? नदी एक प्राकृतिक रूप से बहती हुई जलधारा होती है जो आमतौर पर मीठे पानी की होती है, जो महासागर, सागर, झील या किसी अन्य क्षेत्र में जाकर गिर जाती है। ये आप जानते हैं। भारत में नदियों का क्या महत्व है इसे हम जानते हैं। भारतीय नदियां जो होती हैं वो कई कामों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे जल परिवहन। यहाँ पर भी बीपीएससी ने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, नेशनल वाटरवे 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है और किस नदी पे है? और आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये बिजली बनाने काम आती है। इस पे आप लोग बताइएगा बिहार में गंगा नदी या अन्य नदियों पे कौन कौन से हाइड्रो पावर प्लांट या जल विद्युत केंद्र बने हैं। और जानते हैं भारत में नदियों को हिंदू धर्म में पवित्र स्थान दिया गया है, इसीलिए नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए देखो मैंने हेड पॉइंट को अलग से आपके लिए कर रखा है ताकि ये चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। नदियाँ परिवहन में काम आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी में काम आती हैं, पेयजल में काम आती है। ये ऑप्शन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारतीय नदियों को मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है, हिमालय की नदियाँ। एक को दूसरे को बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ। अगर इन नदियों को भी अगर हम लोग 2 अलग अलग भागों में बांटें तो हिमालयन नदियों को हम एंसीडेंट रिवर बोलते हैं, ठीक है, या इन्हें हिंदी में पूर्ववर्ती, और इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और या बोलते हैं नॉन इंसिडेंट, या इन्हें सब्सिक्वेंट भी बोलते हैं। इनका मतलब मैं यही समझा दूं, आगे आपको इसका अर्थ आएगा। पूर्ववर्ती नदियां उन्हें बोलते हैं जिनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले ही हो गया था, लेकिन बीच में जब हिमालय जैसी संरचना या पर्वत श्रृंखला बनने लगी तो इन नदियों ने उन पर्वत श्रृंखलाओं को कट करके अपने नेचुरल रूट को, अपने प्राकृतिक मार्ग को बनाए रखा। यानी पर्वतों के निर्माण से इनके मार्ग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं गैर पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जैसे ही पहले वो बह तो रही हैं, लेकिन बीच में अगर कोई पर्वत आ गया, कोई पठार आ गया, तो उस पर्वत पठार के अनुसार अपनी दिशा चेंज कर देंगी। यानी जो दिशा चेंज कर देती हैं उन्हें बोलते हैं सब्सिक्वेंट या नॉन इंसिडेंट, और जो नदियां अपनी दिशा नहीं चेंज करती उन्हें बोलते हैं इंसिडेंट या पूर्ववर्ती। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग यानी पेनिनसुलर इंडिया को वेस्टर्न फॉलोइंग रिवर बोलते हैं या ईस्टर्न फॉलोइंग। इस पर भी क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। 4 नदियां ऑप्शन में देकर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी पूर्ववर्ती हैं और कौन सी इनमें से कौन सी पश्चिम में बहने वाली हैं और कौन सी पूरब में। अब देखिए यहाँ पर देखिए उस चीज को बहुत अच्छे समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब क्या हुआ, पर्वत से पहले नदियां थी, लेकिन जैसे ही पर्वत आया तो नदियों ने पर्वत को काट कर अपनी दिशा में बहने लगी। यानी ठीक है, इन्होंने कोई भी अपनी दिशा को चेंज नहीं कर दिया। देखिए यहां पे क्या लिखा है, अपोहा प्रतिरूप,
ठीक है, नदियों के मार्ग और आकार के आधार पर बनते हैं। जो अपोहा घाटी भाग बनाते हैं, इनको दो भागों में हम विभाजित करते हैं। एक को बोलते हैं डिसकॉन्टिनेंट, एक को बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसी का आगे नाम मिलेगा आप लोग को। अब देखिए यहां क्या लिखा है, डिसकॉन्टिनेंट या प्रतिकूल अपोहा प्रतिरूप। नदियां किसी क्षेत्र में स्थलाकृति या भूमि में परिवर्तन के अनुरूप अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। जब नदियां अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, उन्हें डिसकॉन्टिनेंट या एंसीडेंट रिवर बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, चाहे वो डिसकॉन्टिनेंट दे, चाहे वो पूर्ववर्ती दे या एंसीडेंट दे, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब नदी बह रही थी, बीच में मान लो पर्वत पहले ऐसे था, इसने इस पर्वत श्रृंखला को ही काट दिया और नदी अपने मार्ग में बहने लगी। यानी नदी ने अपनी दिशा को चेंज नहीं किया, भले कोई पर्वत पठार कुछ भी आ गया, उसने उस पर्वत पठार को कट कर दिया। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एंसीडेंट रिवर, जो मैंने बोला एंसीडेंट का मतलब होता है जो पहले से बह रही है, जो अपनी दिशा चेंज नहीं करती। सुपर इंपोज, ये टर्म्स याद रखिएगा, सुपर इंपोज किसे बोलते हैं। अब कोई पर्वत, कोई नदी है, किसी चट्टानी संरचना बह रही है, जैसे मान लीजिए वो बह रही है बेसाल्ट रॉक पर। ठीक है, बहते 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 उसने क्या किया, उसने, इस नदी ने पहले तो ऐसे बह रही थी, ऐसे कोई संरचना थी, नदी बह रही थी, नदी ऊपर से ऐसे ऐसे बह रही थी। ठीक है, तो ये चट्टान कौन सी थी, ये सारी चट्टानें थी बेसाल्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बेसाल्ट थी। लेकिन कुछ समय बाद नदी ने क्या किया, नदी ने इस चट्टानी संरचना को इतना कट कर दिया कि नदी गहरी घाटियों से होकर बहने लगी, और गहरी घाटियों से होकर बहने लगी तो निचले भाग में कौन सी चट्टान थी, ग्रेनाइट थी। यानी जो नदी को अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर आप ड्रोन के रूप में देखोगे तो लगेगा नदी किस पे बह रही है, बसाल्ट रॉक पे बह रही है, लेकिन एक्चुअल में उसने उस संरचना को कट करके ग्रेनाइट पे बह रही है। जब नदी अपनी मूल संरचना के अलग किसी और संरचना पे बहती है तो उस नदी को बोलते हैं हम लोग सुपर इंपोज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चंबल नदी और स्वर्णरेखा नदियां। आगे मिलेगा एग्जाम्पल में, एक एक चीज को मैं जो भी टर्मिनोलॉजी आएगा उसको क्लियर करता चलूंगा। देखो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, एंसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए ये नदियां क्या होती हैं, देखो पर्वतों से बह रही है, देख रहे हैं पर्वत। अब देखो ध्यान से इस चीज नोटिस करना, ये रहा पर्वत, ये रहा पर्वत, नदी पहले बह रही थी यहां से, बीच में पर्वत आया तो पर्वत को ही नदी ने कट कर दिया, लेकिन अपनी दिशा को चेंज इसने नहीं किया। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये नदियां वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। कौन सी, एंसीडेंट रिवर बी आकार की घाटी का निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दिहांग गॉर्ज, जो कौन बनाता है, ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि इनका ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, यहां देखेंगे ये नदियां क्या है, डाउनवर्ड इरोजन करती हैं या वर्टिकल इरोजन करती हैं। इसलिए हिमालय के उत्थान के साथ साथ ऐसा लगातार होता रहता है कि हिमालय पर्वत ऊंचा उठता रहता है, नदियां अपनी कटाई करती रहती हैं। एक समय के बाद नदी आपको गहराई में बहती दिखाई पड़ेगी और नीचे के साइड के जो पर्वतीय संरचना है
वो आपको ऊंचे हो जाएंगे। जब देखोगे ऐसे नदी बहेगी तो अंदर गहरी घाटियां होंगी और साइड में पर्वत ऊपर होंगे। ये एग्जाम्पल है कि इन नदियों ने इन पर्वत श्रृंखलाओं को समय के साथ कट कर दिया है। ठीक है, अब देखेंगे सुपर इम्पोज। इसका एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको, स्वर्णरेखा नदी, चंबल नदी, दामोदर नदी। अब देखो यहां पे पढ़िएगा, नदी अपने मार्ग को बनाए रखती है क्योंकि ये ऊपरी नरम चट्टान, क्या लिखा है, नरम चट्टान की परत को काट कर देती है और नीचे की पुरानी कठोर चट्टान या विभिन्न संरचना में प्रवेश कर जाती है। आ गया ना, यानी ऊपर की चट्टान को काट करके नीचे की चट्टान में बह रही है। लेकिन ऊपर से लगेगा, देखने पर एरियल इमेज हम देखेंगे तो हमें लगेगा नदी अपनी मूल संरचना में बह रही है, जबकि ऐसा नहीं है, वो दूसरे रॉक ऑफ स्ट्रक्चर में बहती है। ऐसी नदी को हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज। जैसे देख लीजिए, अब नदी यहां बह रही है, ऊपर था, लेकिन इससे कट करके इसको यहां तक, अब यहां तक की रॉक अलग थी, नीचे की रॉक अलग है, तो इसने पहले तो यहां थी लेकिन कट करके ये अंदर बहने लगी, तो यहां पर यहां की रॉक अलग है इस समय जो बह रही है, लेकिन स्टार्टिंग में नदी की संरचना अलग प्रकार की थी। तो ऐसी नदियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज बोलते हैं, जो अपनी मूल संरचना के अलग संरचना में प्रवाहित होती रहती हैं। आगे चलते हैं, एक होता है कॉनकॉर्डेट रिवर, यानी इनको बोलते अनुकूल रिवर। नदियां एक क्षेत्र की ढलान और स्थलाकृति के अनुसार अपना मार्ग बदलती रहती हैं, यानी वो नदियां जो समय के साथ अपने रूट को, अपने मार्ग को बदल देती हैं, उन्हें बोलते हम लोग अनुकूल रिवर। इसमें कौन कौन शामिल होती हैं, इसमें आपको मिलेगा अलग अलग संरचनाएं मिलेगी, जैसे मिलेगी अनुगामी, जैसे मिलेगी वृक्षाकार, जालीदार, रेडियल और अभिकेंद्रीय। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, डेंडेरिक, ट्रिल्स, रेडियल और सेंट्रीपिटल। ये एक एक करके एग्जाम्पल में आगे आप लोग को दिखाने वाला हूं। पहला कौन सा एग्जाम्पल है, कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर वो होती है फ्लो थ्रू द जर्नल स्लोप, मोस्टली मेन रिवर लाइक रिवर गोदावरी एंड कावेरी। अनुगामी सामान्य ढलान के माध्यम से बहती हैं। ज़्यादातर मुख्य नदियाँ, मुख्य मतलब जो मेन रिवर, जैसे गंगा यमुना गोमती में मेन रिवर कौन है, गंगा, तो मेन रिवर इसी टाइप के ढलान में बहती है। एक क्या होता है, एक होता है सब्सीक्वेंट रिवर, ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम। अच्छा, यहां पर एक टर्म्स आपको मिलेगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है स्ट्रीम, एक होता है रिवर। तो एक ध्यान रखेंगे, जब नदी अपने मूल स्रोत से, पर्वत से निकलती है, तब हम उसे स्ट्रीम बोलते हैं, और स्ट्रीम में वाटर कम होता है। जैसे गंगा का एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोलते हैं गंगा गोमुख से निकलती है, मैं कहूँगा नहीं, गोमुख से तो कौन निकलती है बताइए, गंगा निकलती है या भागीरथी निकलती है, भागीरथी निकलती है। तो वहाँ पे उसकी धारा में पानी कम होता है, जब वो हरिद्वार में अलकनंदा से मिल जाती है तब वो बनती है गंगा। तो स्ट्रीम क्या होती है, पर्वतों से निकलने वाली छोटी धारा होती है, जब इसमें कई धारा मिलकर बड़ी नदी बनाती हैं तब इसे हम लोग रिवर कहते हैं। जो भी टर्म्स आते रहेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम फॉर्म्ड आफ्टर ओरिजिनल स्ट्रीम बाय वर्टिकल और लेटरल इरोजन, यानी जब क्या होता है, ढलान के साथ क्षरण द्वारा मूल धारा के निर्माण के बाद बनने वाली सहायक धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे सब्सिक्वेंट बोलते हैं। यानी जो मुख्य नदी की, जैसे अभी है मेन नदी है, मेन नदी के बाद ये कौन सी है, ये सहायक नदियां हैं, इन्हीं को बोलते हैं सहायक नदी, या इन्हीं को बोलते हैं हम लोग
ट्रिब्यूटरी रिवर, ठीक है। तो ये मिल गई। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है सब्सिक्वेंट का। और कॉन्सिक्वेंट का एग्जाम्पल कौन सी है? ये मेन रिवर। अब देखेंगे, ये हमने अभी देख ही लिया है विशेषताओं के बारे में। अब देखेंगे भारत में कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो देखेंगे एंसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदियों के एग्जाम्पल कहां मिलेंगे? हिमालय क्षेत्र में। और पूर्ववर्ती नदियों के एग्जाम्पल कौन से हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्रा है। रेडियल का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मिलेगा, आगे एग्जाम्पल मिलेगा, बस मैं समझा चल रहा हूं आप लोग को। ये पर्वत हो गया, जैसे ये पर्वत हो गया। अब यहां से एक नदी, यहां से एक नदी इस दिशा में जा रही है, एक नदी इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है। जब एक पर्वत की चोटी से कई नदियां अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, तब उन्हें बोलते हैं रेडियल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरकंटक का पठार। अमरकंटक के पठार से सोन नदी, नर्मदा, ये सभी अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। अभी केंद्रीय क्या होता है? जब अलग अलग दिशाओं से नदियां आकर किसी एक क्षेत्र में आकर मिल जाती हैं। जैसे लोकटक झील, लोकटक झील में अलग अलग दिशाओं से नदियां आकर मिल जाती हैं। ऐसा ही आपको थार के मरुस्थल में और रन ऑफ कच्छ में मिलेगा, जब छोटी छोटी नदियां आके मरुस्थल में या डेजर्ट में अपना लाइफ एंड कर देती है, ठीक है, या इनका पानी खत्म हो जाता है, वाटर सिस्टम। अब होगा वृक्षाकार डेंडेरिक। जो भारत की ज्यादातर नदियां होती हैं वो वृक्षनुमा आकृति बनाती है, दिखाऊंगा मैं, उन्हें बोलेंगे डेंडेरिक। इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखेंगे एक एक करके हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहां पर। पहला है डेंडेरिक। डेंडेरिक को हम लोग वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ये गंगा नदी है, आ रही है, मान लीजिए यहां पे ये नदी मिल गई, ये नदी मिल गई, तो ये वृक्षनुमा आकृतियां बनाती है। देखो, द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ द ओरिजिनल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लुक लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री, यानी पेड़ की शाखाओं जैसा लगता है, तब इसे बोलते हैं हम लोग डेंडेरिक। इसके एग्जाम्पल है गंगा नदी भी हो जाएगा, इंडस भी हो जाएगा, महानदी भी। ज्यादातर आपको इंडिया की नदियां आपको इसी टाइप की मिलेगी, ठीक है। मूल नदी और इसकी सहायक नदियों के अपवाह का रूप पेड़ की शाखाओं की तरह जब दिखाई पड़ता है, तब उसे हम बोलते हैं क्या? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। अब अगला देखिए, अगले बोलते हैं हम लोग ट्रिल्स। ट्रिल्स को बोलते हैं जालीदार अपवाह प्रतिरूप। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ट्रिब्यूटरी होती हैं, जो सहायक नदियां होती हैं, वो मेन रिवर से 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं। और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? हम लोग समकोण बोलते हैं, ठीक है, या राइट एंगल बोलते हैं। देख लीजिए यहां पर ट्रिब्यूटरी या सब्सिक्वेंट, याद आ गया सब्सिक्वेंट वाला एग्जांपल। ज्वाइन द ओरिजिनल रिवर एट राइट एंगल एंड फ्लो पैरेलल टू ईच अदर। या तो राइट एंगल मिल जाएगी या पैरेलल बहती रहेगी। यानी सहायक नदियां, ठीक है, मूल नदी से जब समकोण पर मिलती है, तब ये एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिल्स पैटर्न या जालीदार पैटर्न के रूप में भी हम इनको जानते हैं। अब देखो, एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं अलग से चीजें आप लोग के लिए लेके आया हूं। आमतौर पे हिमालय की तलछटी या वलित स्थलाकृति वाले क्षेत्र में ऐसी नदियां मिलती हैं। यानी ऐसा स्थल रूप आपको या तो जो फोल्ड माउंटेन है या हिमालय क्षेत्र में भी आपको देखने को ये मिलते हैं। अगला हो जाएगा आपको रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न, रेडियल को अरीय प्रतिरूप बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? नदियां एक सामान्य क्षेत्र से निकलकर स्रोत से सभी दिशाओं या अलग अलग दिशाओं में बह जाती हैं।
जैसे ये देखिए यहां से एक ही स्रोत है, यहां से एक नदी इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर, यानी एक ही क्षेत्र से नदियां जब अलग अलग दिशाओं में बहती हैं तब उन्हें बोलते हैं रेडियल। रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन एरिया एंड फ्लो ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स रीजन, एग्जाम्पल अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, अब देख लो यहां पर एग्जाम्पल मिलेगा, नर्मदा, सोन, जोहिला रिवर आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक। यहां से आपसे एक क्वेश्चन बीपीएससी अलग से पूछ सकता है, इन विच ऑफ द रिवर डोंट फ्लो फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यूस। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, जोहिला। ये देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल भी आपको साथ के साथ लेते चल रहा हूं और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल पैटर्न या अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय मतलब क्या होता है, अलग अलग दिशाओं से नदियां जब एक सामान्य क्षेत्र में आकर मिल जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल, यानी रिवर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ड्रेन इनटू अ कॉमन एरिया, एग्जाम्पल लोकटक लेक मणिपुर। लोकटक लेक पे आपसे अलग से एग्जाम में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है। अगर आपने लास्ट बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा वहां पे लोकटक लेक के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सेंट्रल पिटल ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। इसी लेक के अंदर दुनिया का पहला, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाया जाता है। उस नेशनल पार्क का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और उस नेशनल पार्क के अंदर एक एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई प्रजाति जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हो, केवल उस स्थान पे पाई जाती हो। तो ऐसी स्पीसीज या प्रजाति को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं। इसका और भी अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं तो लॉयन टेल मकाक, सिंह पूछ बंदर वेस्टर्न घाट, गिब्बन हुक्कुक गिब्बन बंदर जो ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, जो इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। नीलगिरी तहार हो गया, ये भी आपका गोल्डन लंगूर, ये सब क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है। तो लोकटक लेक में जो नेशनल पार्क है, चलिए मैं नाम बता ही देता हूं, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है। यहां की एंडेमिक स्पीसीज क्या है उसका नाम बताइए। इसी टाइप का जो अफवाह प्रतिरूप आपको राजस्थान में सांभर झील में मिलेगा, जिसमें अलग अलग दिशाओं से नदियां आकर मिल जाती हैं। अब देखेंगे भारत के अफवाह प्रतिरूप को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो होगा हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा होगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम को हम लोग समझेंगे, ठीक है। विभिन्न भूगार्भिक कालखंड के उत्थान के परिणाम स्वरूप इस अफवाह प्रतिरूप का निर्माण हो गया है। वलन से कई नदियों का निर्माण हुआ है और समय के साथ इन्होंने जल विभाजक का काम किया है। अब यहाँ पे एक नया टर्म्स आया, जल विभाजक या वाटर डिवाइड, ठीक है। वाटर डिवाइड ऐसी पहाड़ियों को कहते हैं, जैसे भारत का वेस्टर्न घाट क्या है, एक वाटर डिवाइड है। अरावली क्या है, एक वाटर डिवाइड है। हिमालय क्या है, वाटर डिवाइड है। हिमालय की कुछ नदियां दक्षिण की ओर भारत की ओर आती हैं, कुछ तिब्बत की ओर भी जाती हैं। वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से कुछ नदियां पूरब की ओर जाती हैं, कुछ पश्चिम की ओर जाती हैं, तो वाटर डिवाइड के रूप में काम करता है। इसी तरह टर्म्स मिलता है रिवर बेसिन, जब नदी और उसकी सहायक नदी यानी मेन रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, तो रिवर और सहायक नदियों की जो कुल क्षेत्र होता है
उसी को बोलते हैं हम लोग रिवर बेसिन। ठीक है, एक होता है कैचमेंट एरिया, तो किसी नदी का वैसा क्षेत्र जहां पे पहाड़ों से बरसात से पानी मिलने के बाद नदी जितना बड़ा एरिया कवर करती है उसे बोलते हैं उसका कैचमेंट। ध्यान रखिएगा, रिवर बेसिन में केवल नदी और सहायक नदियां शामिल होती हैं और कैचमेंट एरिया में उस नदी के अंदर जो बरसात का पानी भी शामिल होता है उसको काउंट करते हैं। बस ये छोटे छोटे अंतर हैं। इन्हीं छोटे छोटे अंतर से हम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं और पता हो तो सही भी हो जाता है। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोग सिंधु नदी देखेंगे, सिस्टम गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो हिमालय पहले ऐसे था, धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ये पहली अवस्था हो गई, फिर देखो दूसरी अवस्था में थोड़े स्ट्रक्चर बने और तीसरी में देखो नदियां यहां पर बहने लगी। तो ये इसका ऑर्डर है। यहां पे बच्चों डायग्राम का इतने अच्छे से इस्तेमाल करूंगा कि आपको सिनेमैटिक तरीके से आपके दिमाग में पिक्चर के रूप में छप जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने 2-3 साल पहले अगर कोई मूवी देखी होगी तो उसके डायलॉग आपको एज इट इज याद होते हैं, लेकिन 2 दिन पहले पढ़ी गई किताब भूल जाती है। तो इस तरीके से इस क्लास को डिजाइन किया गया है कि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें। अब देखेंगे, हमने यहाँ पर 3 रिवर सिस्टम देखे थे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो हम देखेंगे इंडस रिवर। यहाँ पे देखिएगा की फैक्ट क्या है। ये डाटा वगैरह आप लोग मत याद कीजिए, डाटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। जो मेन चीज होगी वो बता दूंगा मैं आप लोग को। जिसे देखेंगे, इसकी टोटल लेंथ पूछ सकता है। क्यों? अगर अब मैं आपको 4 नदियों के नाम दूं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और नर्मदा, तो इनको लंबाई के अनुसार घटते या बढ़ते क्रम में, यानी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एग्जाम्पल पूछ सकता है। इंडिया में लेंथ कितनी है? ठीक है, 1114 किलोमीटर। ये निकलती कहां से? जनरली लोग क्या करते हैं, कैलाश मानसरोवर माउंटेन कर देते हैं, लेकिन अब एग्जाम्पल इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछता है। अब बीपीएससी में क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई जा चुका है। देखिए, वो आपसे ग्लेशियर का नाम पूछेगा। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखारचू ग्लेशियर। ध्यान रखेंगे, कहां से निकलती है? बोखारचू ग्लेशियर से। अब बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चों को ये आंसर आज से पहले पता था। अब देखियो, ये है मेरे मैप का कमाल। आपको अगर आप ऑक्सफोर्ड का एटलस भी इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे उसमें भी इतना डिटेलिंग आपको नहीं मिलेगी जो मेरे मैप में मिलेगी। ये मैं इसलिए कि मैं ही कर रहा हूं, मैं आपके लिए वो एफर्ट लगा रहा हूं जिससे आपको चीजें एक बार में बेहतर तरीके से समझ में आए। और मैं चाहता हूं कि सारे टीचर इसी टाइप की मेहनत करें ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन टेक्नोलॉजी से जब जुड़ी है तो उसी टेक्नोलॉजी से उसको पुशअप करे ना, ताकि एक ही बार में उससे चीजें याद हो जाएं, बुक्स के चक्कर में बार बार उसे रटना ना पड़े। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप, बोखारचू ग्लेशियर है, दिखाई पड़ रहा है, कैलाश मानसरोवर का पार्ट है यहां और तिब्बत के अंदर है। यहां से निकलती है नदी। देखिए निकल रही नदी है, पता लग गया आपको? इस तरह हम लोग करेंगे। आगे देखेंगे, अब इसमें क्या करता है, इन नदियों पे जो सबसे फंसाने वाला क्वेश्चन क्या होता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक डिसाइड कैसे होता है, तो ध्यान रखेंगे, जहां से नदी निकलती है, मान लो ये नदी निकल रही है, नदी निकल रही है तो नदी जिधर से निकली है उधर से दिशा तय होगी। अब देखो नदी इधर से निकल रही है, जारी गंगा, तो ऊपर वाली साइड क्या होगी? गंगा की लेफ्ट बैंक होगी, यानी गंगा की लेफ्ट बैंक कौन सी होगी? घाघरा, घाघरा होगी, कोसी होगी। और गंगा की राइट बैंक कौन सी होगी? यमुना, सोन, पुनपुन, ये नाम। इसी तरह यहां पे देखेंगे आप लोग, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसी को बोलते हैं पंचनद। और पंचनद के रूप में
भारत के किस राज्य को जाना जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? राइट बैंक में है श्योक, गिलगित, काबुल। अब देखो काबुल नदी, काबुल से हम पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान, लेकिन पता होना चाहिए काबुल नदी भी सिंधु की दाएं हाथ की सहायक नदी है। कुर्रम, गिलगित और श्योक बहुत चर्चे में है, ये ध्यान रखेंगे। यहां हिंदी में लिखा है बाएं तट की और दाएं तट की, आपको देख लीजिए। तो नदियों के बारे में ये डिटेल मिलेगा और इस तरह के डायग्राम के साथ मिलेगा, जिससे आपको एक ही बार में चीजें अच्छे से याद हो जाए। अब देखिए इस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से यहां पर, अब देखो ये सारी क्या है। अब देखो सिंधु नदी यहां से निकल रही है, अब ध्यान दीजिएगा ऐसे बह रही है, तो ये नीचे वाली क्या है, ये लेफ्ट बैंक है। तभी तो लेफ्ट बैंक में क्या थी, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब और झेलम। अगर मैं पूछूं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो भैया चिनाब है। अब इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ये देख लेंगे। जैसे सतलज पे कौन सा प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नेंगल, वो आपको मैप में ही मिल जाएगा। वहीं सलाल प्रोजेक्ट किस पे है, देखो कौन सी नदी निकल रही है, मैप के, सब कुछ मैप के थ्रू हो जाएगा। चेनाब पे सलाल है, अब देख लीजिए आप पे। अब देखो इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है आपका कि इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि किसके बीच हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद होगा बीपीएससी ने पूछा हुआ है इस पे क्वेश्चन। तो देखो ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी और किसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। इसके पेपर कहां साइन हुए थे, कराची में साइन हुए थे। तो इसमें जो पूर्ववर्ती नदियां हैं जैसे रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, इसके 80% वाटर का यूज का अधिकार भारत को मिला था और 20% पाकिस्तान को। वहीं पश्चिमी जो नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इसके 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है, 20% भारत कर सकता है। इस पे बने प्रोजेक्ट कौन से हैं, सलाल प्रोजेक्ट है चिनाब नदी पर और भाखड़ा नेगल है सतलज नदी पर। ये आप देख लीजिएगा, ये मैं आप लोग को अलग से इसीलिए लेके आया हूं बहुत अच्छे से, जो एक ही बार में ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देखेंगे इसमें कुछ और नदियों के बारे में, जैसे झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है, बेरी नाग से। यहां नदियों की लंबाई मैंने जानबूझ के दी है ताकि अगर क्वेश्चन अरेंज करने के लिए पूछे या इसकी सहायक नदियां पूछे या कहां से निकलती है मैच द फॉलोइंग में, तो आप सभी टाइप के क्वेश्चन आराम से कर पाएं। तो देखेंगे यहाँ पे ये बेरी नाग से निकलती है और पीर पंजाल पर्वत को काटकर कश्मीर घाटी में बहती है और इसी नदी का पुराना नाम क्या था, बितिस्ता। और यही नाम इस बार यूपीएससी 2026 में पूछा हुआ है ना क्वेश्चन। देखिए मैं हमेशा कहता हूं भले ही मैं बीपीएससी के लिए क्लास ले रहा हूं, लेकिन यूपीएससी के लिए भी टॉपिक यही है ना। डिटेलिंग हम इतनी करेंगे कि किसी भी एग्जाम में आपका टॉपिक छूटे नहीं। वहीं इसकी सहायक नदी कौन सी है, किसकी, झेलम की, किशन गंगा। किशन गंगा इसी की सहायक नदी है और इसी किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपने नीलम नाम का पत्थर सुना होगा जो लोग अंगूठी में पहनते हैं नीले रंग का, वो नीलम पत्थर इस नदी से निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम नीलम बोलते हैं इसे पाकिस्तान में। ध्यान रखेंगे ये वही चीज रखी यहाँ पे, लंबाई 725 किलोमीटर, ठीक है। कश्मीर में पीर पंजाल पास बेरी नाग झील से निकलती है। सहायक नदी है किशन गंगा जिसे हम नीलम बोलते हैं। अब देखेंगे चिनाब नदी, लंबाई 700 और 960 किलोमीटर, भारत में लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये किसकी, इंडस की। ये बनती किससे है, चंद्र और भागा। अब देखो यहां देखिए इमेज का फायदा,
मैपिंग बहुत अच्छे से की, और मैपिंग की बच्चों में आप लोग के लिए इस चैनल पे एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आपको 2-3 क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट मैपिंग करा दूंगा। आप जानते हैं मैपिंग से 5-6 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। तो चंद्र और भागा जब मिल जाती हैं तब बनती है चिनाव। तो ये दोनों मिल जाते हो, स्ट्रीम आ गया ना, पहाड़ों से जो देखो, इसीलिए आप शब्द जानते से सुना था लेकिन उसका मतलब नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे उन शब्दों के मतलब भी आप समझ जाएंगे। जब दोनों मिल जाते हैं कहां पे, ठंडी नामक स्थान में। ये ठंडी कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, और वहीं से इसे चिनाव कहते हैं। ठीक है, इसका एंशिएंट नाम क्या है, अस्कनी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा इस बार। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है मरु, सुंदर और तावी। ये सहायक नदियां देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ बनाया तब बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंस सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगली नदी कौन सी हमारी है, रावी। रावी की लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। ये रोहतांग पास से निकलती है, और रोहतांग पास दुनिया में सबसे ऊंचे पासों में से एक है, जो कुल्लू पर्वतों में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और चंबा वैली इसी रावी नदी के प्रवाह सिस्टम में पड़ता है। यानी चंबा घाटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, रावी नदी द्वारा। इसका पुराना नाम क्या है, परुष्णी, और इसकी सहायक नदी कौन है, बुधिल। ठीक है, देखिए लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये चंबा घाटी से होकर बहती है। वहीं एक नदी है ब्यास, जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और ये ब्यास कुंड मतलब क्या होता है, तालाब, ब्यास कुंड से निकलती है। ये भी रोहतांग पास से, और चंबा घाटी रावी नदी में है, और कुल्लू घाटी ब्यास नदी में है, ये पता होना चाहिए। और ब्यास का ही पुराना नाम क्या था, बिपाशा, और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पार्वती। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। बच्चों ध्यान रखेंगे, यहां से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग, अब जो क्या लिखा है, एंसीडेंट रिवर। अब आप समझ गए, एंसीडेंट रिवर वो होती है जो पर्वतों को काट के बहती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1080 किलोमीटर। कहां से निकलती है, राकसताल, ये पूछा हुआ है। मानसरोवर लेक तो लोग आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे। ये कहां से पूछेगा, ये पूछेगा राकसताल, या इस ग्लेशियर का क्या नाम है, इसका नाम है लांगचैंग खाम्बाब। लांगचैंग खाम्बाब ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर का नाम याद रखेंगे जरूर से एग्जाम में। और सिपकीला दर्रे के माध्यम से ये पंजाब में प्रवेश करती है, और ये पूर्ववर्ती नदी है। और इसी पर भारत का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाखड़ा नागल बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाखड़ा नागल। अगर भारत का सबसे बड़ा बांध, देखो यहां देखो कितने अच्छे से सिनेमैटिक तरीके से आपको रियल में दिखा दिया वीडियो कि नदी पहाड़ों से आ रही है। यहां पे कंक्रीट बना दिया हमने, नदी के पानी के रुक के डैम बना दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, डैम हो गया। और सतलज की सहायक नदी कौन सी है, सतलज की सहायक नदी है स्पीति। लाहौल स्पीति घाटी बोलते हैं ना, स्पीति नदी इसकी सहायक नदी है। अब देखेंगे हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम देखेंगे। पहले हम गंगा देखेंगे, फिर हम ब्रह्मपुत्र देखेंगे एक एक करके। देखिए गंगा रिवर सिस्टम। अब देखो यहां पर देखिए
इस इमेज को देखिए ध्यान से। अब यहीं पे आपके गोमुख के दर्शन हो गए, क्योंकि गोमुख नामक पहाड़ी, क्या लिखा है यहां पर देखिए, हाँ अगर पूछे भारत की सबसे लार्ज, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा बोलेंगे। आपको सर सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्यों नहीं, क्योंकि वो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती, बस इंडिया से बहकर निकलती है थोड़ी दूरी तक, लेकिन गंगा भारत में निकलती है और भारत का सबसे बड़ा नदी सिस्टम है ये, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इसकी जो टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, और ये गोमुख नामक पहाड़ी से निकलती है, और इसी को यहां बोला जा रहा है गोमुख पहाड़ी। देख रहे हैं, ये गोमुख है, और यहां से निकलती है, तो यहां पे इसे क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, और ये उत्तरकाशी जिले में है, ये ध्यान रखें इसको। अब देख लीजिए यहां पे, जब यही नदी आगे आती है, जब इसमें अलकनंदा मिल जाती है, तब ये गंगा कहलाती है। तो ये बात पता नहीं होना चाहिए, जहां से निकलती है वहां पर इसे हम लोग गंगा नहीं बोलते हैं, ठीक है। जब हरिद्वार में जब ये अलकनंदा से मिलती है, तब हम इसे गंगा बोलते हैं, ठीक है। अपने उद्गम स्थल पे इसे भागीरथी कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में आपको पंच प्रयाग मिलते हैं, और अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के बाद नहीं होंगे, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो मेन नदी आ रही है ना, इस नदी को बोलते हैं हम लोग अलकनंदा। ये जो मेन नदी है ना, ये अलकनंदा है। तो अलकनंदा को आप याद नहीं करना है, एक तरीका बता रहा हूं आपको, बहुत आराम से याद हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? अब देखो, अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है, तब क्या बनता है, देवप्रयाग। अलकनंदा ही तो है। अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है, तब बनता है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा में जब पिंडार मिलती है, तब बनता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलती है, तब बनता है नंदप्रयाग। अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है, तब बनता है विष्णुप्रयाग। यानी आपको अलकनंदा नहीं याद करना है, ये सब में कॉमन है, बस आपको इन सहायक नदियों को याद करना है। इसका एक ट्रिक और बता दूं, हमारे हिंदू समाज में शादी को बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है, तो यहाँ पे एक तरह के हम लोग इमेजिनरी शादी का कॉन्सेप्ट बना देते हैं। जैसे हम ऐसा बोलेंगे कि देव की शादी किससे हुई, भागीरथी से, तो देवप्रयाग में कब बनेगा, जब भागीरथी से अलकनंदा मिलेगी। अलकनंदा याद नहीं करना है, क्योंकि सब में अलकनंदा रहेगी। तो देव की शादी भागीरथी से, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। रुद्र की शादी मंदाकिनी से, तो रुद्रप्रयाग में क्या हो जाएगा, मंदाकिनी अलकनंदा। कर्ण की शादी किससे, पिंडारी से, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार। नंद की शादी नंदनी से, तो नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी। विष्णु की शादी धौली से, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। इस तरह आप लोग को याद करना है, देख लेंगे। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर आधिकारिक तौर पर गंगा बनने से पहले अलकनंदा 5 पवित्र संगमों का निर्माण करती है। 5 संगम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे गंगा की सहायक नदियां। अब देखो, गंगा यहां से आ रही है, निकली, तो ऊपर वाली नदियां बाएं हाथ की होंगी, लेफ्ट बैंक होंगी। तो देखिए यहां क्या लिखा है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। तो लेफ्ट बैंक में कौन सी होगी, रामगंगा, तो लेफ्ट बैंक होगी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये
अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। जैसे हम कहते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। अगर मैं पूछूं गंगा की बाएं हाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो बताइए आप लोग। वही दाएं हाथ की सहायक कौन सी है? सोन है, यमुना है। ठीक है, यहां भी दे रखा हिंदी में भी, दाएं बाएं आप देख लीजिएगा जरूर से। कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये पूछा हुआ है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो हम जानते हैं, लेकिन पूछेगा बाएं हाथ की, तो घाघरा है। गंगा की बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? अंतिम सहायक है महानंदा। अब देखेंगे हम लोग यमुना नदी। यमुना नदी कहां से निकलती है? देखो, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ नामक पहाड़ी से, ध्यान रखेंगे। और गंगा देखो कहां से निकल रही है? गंगोत्री से, अगल बगल से, ध्यान रखेंगे। यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। और ये बंदर पूंछ नामक पहाड़ी से निकलती है और प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा के साथ मिलकर संगम बनाती है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ये पता होना चाहिए। और आप जानते हो प्रयागराज में ये गंगा से मिलकर संगम बनाती है। क्या बनाती है? संगम बनाती है। अब देखिए, यमुना की सहायक नदियां कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या है, लिखा है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक में कौन सी होगी? हिंडन नदी। हिंडन नदी के बारे में जानते हो, गाजियाबाद शहर हिंडन नदी पे ही है। वरुणा नदी बनारस में बहती है, ठीक है। नहीं, वरुण होगी कोई और नदी, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखेंगे यमुना की दाएं तट की सहायक नदी कौन सी? इस पर क्वेश्चन पूछता है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बीपीएससी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये वरुणा काट लेंगे, ठीक है। ये गंगा मिल जाती है, तो ये यमुना की नहीं है। अब आएंगे हम लोग चंबल नदी। चंबल नदी आप जानते हो बीहड़ों के लिए, डाकुओं के लिए बड़ा फेमस है। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में महू स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां पर जनपाव नामक पहाड़ी से निकलती है। तो इस पहाड़ी का नाम याद रखेंगे, जनपाव, ध्यान रखेंगे। ये देखो महू नामक स्थान है एमपी में, जनपाव पहाड़ी से निकलती है, मालवा प्लेटू का पार्ट है। इसी के बाद आगे जाकर यहाँ पर कौन सा चंबल प्रोजेक्ट है, जिस पर गांधी सागर डैम बना हुआ है, कहां पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देख रहे हैं, इस तरह इतने शानदार तरीके से ग्राफिक की गई है कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान के कोटा के ऊपर, ठीक है, कोटा शहर इसी नदी बसा हुआ है और गांधी सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और चंबल अपने बेडलैंड ट्रोपोग्राफी या बीहड़ के लिए फेमस है। और बीहड़ के डाकुओं किस्से आपने कई बार हिंदी फिल्मों में आपने सुने होंगे। अगर आप उस क्षेत्र से कहीं बिलोंग करते हैं तो भी आपने इनके बारे में सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा, या हो सकता है देख भी रखा हो। अब आते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 1080 है। ये मांगचू ग्लेशियर से निकलती है, देखेंगे यहाँ पे, इसलिए आप मैपिंग में ध्यान रखेंगे। ग्लेशियर को इलेक्ट से बने, और ये मैप आप लोग को ऑक्सफोर्ड वगैरह के एटलस नहीं मिलते, ये अलग से डिजाइन किए गए आप लोग, ताकि हम अच्छे से आपको क्लास में दिखा सके, ताकि एक बार में चीजें समझ में आ जाए।
और गंगा की ये बाएं हाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। अपनी सहायक नदियों जैसे टीला, सेती, बेरी के पानी इकट्ठा करने के बाद ये सीसा पानी नाम का एक गॉर्ज बनाती है। ठीक है, आपसे पूछेगा सीसा पानी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आ गया ना, सीसा पानी गॉर्ज कौन सा नदी बनाती है? तो बनाती है घाघरा नदी। ठीक है, अब देखो यहां पर एक पॉइंट और ये पॉइंट कितने बच्चों को, इसीलिए मैंने एग्जाम वाले फैक्ट को अलग से बॉक्स में डाल दिया है। घाघरा नदी पानी की मात्रा के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया तो अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग चकरा जाएगा। वो यमुना रट के बैठे हैं, तो रटने वाले क्वेश्चन से एग्जाम पास नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी होंगी बच्चों अच्छी से। ठीक है, इधर है तो पानी, इसे कहते हैं ना, पानी की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? अमेज़न। नील लंबाई में बड़ी है लेकिन पानी उसमें कम है। तो इसी तरह पानी की मात्रा के आधार पे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोसी नदी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। तिब्बत में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है और ये भी पूर्ववर्ती नदी है क्योंकि हिमालय को काटती है। और नेपाल या पहाड़ों में इसका नाम क्या होता है? अरुण नाम से ये जानी जाती है। देखो पहाड़ों पे क्या होते हैं? स्ट्रीम, जब छोटी धारा होती है। जब कई धाराएं मिल जाती हैं तब हम इसे बोलते हैं रिवर। देखिए तिब्बत से निकलती है, माउंट एवरेस्ट से होकर ये अपने मार्ग को बदलने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, अब आते हैं दामोदर नदी। लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। और पता होना चाहिए ये नदी भी कैसी है? ये रिफ्ट घाटी या दरार घाटी में बहने वाली नदियां हैं। और आप जानते हैं दरार घाटी में बहने वाली भारत की केवल 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ठीक है, ये बात आपको बताना चाहिए। दरार घाटी लैंड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। जब नदी ऐसी गहरी घाटियों से होकर बहती है तब उसे बोलते हैं हम लोग दरार घाटी। इसका पहला एग्जाम्पल है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती और तीसरा है दामोदर। ठीक है, बराक इसकी सहायक नदी है। और ध्यान रखेंगे दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। देखेंगे बंगाल शोक। और इसी दामोदर नदी पर भारत का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं डीवीसी, दामोदर घाटी परियोजना भी बोलते हैं। अब देखते हैं महानंदा। महानंदा जो नदी है ये गंगा की बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती जो चाय के लिए बहुत फेमस है, ये देखेंगे आप लोग। और पश्चिम बंगाल में गंगा की अंतिम बाएं हाथ की सहायक नदी हो। यही लाइन एग्जाम में, एग्जैक्ट एग्जाम में पूछी गई थी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर ऐसे पॉइंट को भी पूछ सकता है जिस पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं रहता है। सोन नदी जिसकी लंबाई ध्यान रखिए बच्चों, लंबाई, सहायक नदी, इनका उद्गम या सोर्स क्या है ये पूछता है, सारे पॉइंट पूछता है। ठीक है, ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और पटना के पास, दानापुर के पास गंगा में, पटना के पश्चिम में आरा या दानापुर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इसी रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है जो एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल या मानव निर्मित जलाशय। अब देखिए ध्यान, कितना सुंदर डायग्राम बनाया गया है।
देखिए देखिए, निकलते हुए जाके गंगा में जाकर मिल जा रही पटना में, देख रहे हैं, यहां जलाशय बना हुआ है इस पे। ये हमने पहले देख लिया है, देखो यहां पे अलग से बॉक्स में रखा, यमुना नदी, यमुनोत्री लंबाई सबसे लंबी सहायक नदी, चंबल जनपाव पहाड़ी लंबाई दे। लंबाई को भी अरेंज करने के लिए घटते या बढ़ते क्रम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। घाघरा मांगचू ग्लेशियर, अधिकतम पानी की मात्रा, कोसी, वो सारा फैक्ट आपको एक साथ यहाँ पर एक ग्राफिक में मिल जाएगा। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हो लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर, दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और ये चेमयंगडुंग, ये ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा, चेमयंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है यहां से। और तिब्बत में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। और केवल असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब देखिए, इसकी दाएं बाएं हाथ की सहायक नदियों पे कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसकी दाएं हाथ की सहायक, अब दाएं कौन सा होगा, देखो अब नदी ये ऐसे आ रही है ना, ऐसे जा रही है, तो ये ऊपर वाली दाएं हो जाएगी, नीचे वाली बाएं। अगर इधर से आ रही है जैसे गंगा, तो ऊपर वाली बाएं हो जाएगी, नीचे वाली दाएं हो जाएगी। तो दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है, देख लीजिए, स्वर्ण, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस। वही लेफ्ट बैंक कौन सी, नीचे वाली ये जो है, इसमें देखेंगे बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कलांग। ये याद रखे बच्चों, एग्जाम में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी पे ही असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसे क्या बोलते हैं, माजुली। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी पाया जाता है। बड़ा है तो छोटा भी है, और छोटे का नाम क्या है, उमानंदा। उमानंदा द्वीप दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और ये भी किस में है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है, असम में। अब देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आप देखोगे, इसमें आप लोग को पूरब की ओर बहने वाली नदियां मिलेंगी, पूरब की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। एक एक करके हम लोग देखेंगे बच्चों। इसमें पहले हम देखेंगे, इसमें अब देखो, इसमें हम लोग पहले पूरब की ओर बहने वाली नदियों को देखेंगे। आप देखिए, गोदावरी सबसे लंबी नदी है, फिर कृष्णा, इसमें देखो, ठीक है, इसमें लिखा है पूरब पश्चिम दोनों दे रखा है। नर्मदा कौन सी है, पश्चिम बहने वाली। महानदी पूरब में, कावेरी पूरब में। इन नदियों को लंबाई के आधार पर भी अरेंज करने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इनका ऑर्डर आप लोग याद रखिएगा। सर उन्हें बात बोलो सर से। तो आप देखेंगे यहां पर, तो इन नदियों को आप लंबाई के आधार पर अरेंज करने के लिए भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब देखेंगे पहली नदी हमारी कौन सी है, गोदावरी है, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोलते हैं। और इसे दो निक नेम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा। बूढ़ी इसलिए ईयर वाइज, एज वाइज ये गंगा से ज्यादा पुरानी है। और दक्षिण क्यों, गंगा से ये दक्षिण में पड़ती है, साउथ में। तो लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी। और नासिक के पास महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से ये निकलती है। इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र महाराष्ट्र में ही पड़ता है और इसी नदी किनारे कुंभ मेला भी आयोजित होता है, आपको पता होना चाहिए। और इस साल जो कुंभ होगा वो इसी गोदावरी के तट पे नासिक में होगा। इसकी दाएं बाएं हाथ की साइड, अब देखो यहां से निकल रही ना, ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, बाएं तट की, ठीक है। तो अब देख लो, पेन गंगा क्या है, लेफ्ट बैंक, वेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रिवर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती और प्रणहिता। और राइट बैंक या दाएं हाथ की सहायक कौन सी है, मंजरा। तो एग्जामिनर 3 ऑप्शन यहां से लेगा, चौथा ऑप्शन मंजरा देके पूछ लेगा, इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब आते हम लोग कृष्णा नदी पर। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है, 1401 किलोमीटर और पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। और इसी पे नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। और याद करने का सिंपल तरीका है, नाग की शैया पे कौन बैठे हैं, कृष्ण भगवान। तो कृष्णा नदी पे कौन सा है, नागा अर्जुन श्रीशैलम बांध, ठीक है। ये देखेंगे नागा अर्जुन श्रीशैलम बांध, ठीक है। ये दोनों किस पे हैं, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी की हम लोग सहायक नदियां देखेंगे। तो लेफ्ट बैंक मैंने कहा था जहां से निकलती है, ऊपर वाली लेफ्ट हो जाएंगी। तो लेफ्ट बैंक में कौन सी है, भीमा है, मूसी है और मुनेरू है। आपको मूसी याद होना चाहिए। हैदराबाद सिटी किस नदी पे है, इसी मूसी पे है, जो कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक कौन सी है, दाहिने हाथ की है, तुंगभद्रा, कोयना, इसी पर कोयना डैम बना हुआ महाराष्ट्र पे, घाट प्रभा और माल प्रभा। ये नाम याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। कावेरी नदी, ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर और इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। केवल दक्षिणी गंगा बोलेंगे तो गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा पूछेंगे तो कावेरी। और इसी पर शिव समुद्रम वाटरफॉल बना हुआ है, जो बहुत सुंदर वाटरफॉल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी है, हेमवती, शिमसा, अर्कावती, ठीक है। ये कौन सी है, लेफ्ट बैंक के ऊपर वाली है। दाएं हाथ की कौन सी है, राइट बैंक है, काबिनी है, भवानी है, अमरावती है। तो राइट लेफ्ट वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है बड़ी नदियों में खास करके, और ये क्वेश्चन बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। महानदी ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहवा नामक पहाड़ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। इसी नदी पर इंडिया का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, जिसे हम लोग हीराकुंड डैम भी बोलते हैं, ये आप जानते हैं। और ये महानदी पे ही स्थित है। एक टाइम पे ये दुनिया का सबसे लंबा था, लेकिन आज की डेट में इंडिया का सबसे लंबा बांध है। इसकी लेफ्ट बैंक या बाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ है, हसदेव है, मंड है, इब है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। राइट बैंक कौन सी है, ओंग है, तेल है और जोंग है। तो लेफ्ट बैंक कौन सी, ऊपर वाली है, शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब। और राइट बैंक कौन सी, ओंग, टेल और जोंग। ये याद रखेंगे, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं हम लोग नर्मदा नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ से, और पश्चिम दिशा में बहने वाली
भारत की सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, और ये एक दरार घाटी है, और ये दरार घाटी दो नदियों से बनता है। इसके नॉर्थ में है विंध्यन पर्वत और साउथ में है सतपुड़ा। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। उत्तर में विंध्य पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा, और इन्हीं के बीच में ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। और भरूच के पास गुजरात में अरब सागर या अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। और ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, पता होना चाहिए, ठीक है। इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और इसी नर्मदा नदी पर सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है, जिसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हिरन है और सांग है। लेफ्ट बैंक कौन सी है? तवा है और बुरनार है। ये नदियों के नाम याद रखिएगा जरूर से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये हो गया बच्चों। तापी नदी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की है। इसकी सहायक नदियां देखेंगे, राइट बैंक कौन सी है? अनेर है, सूकी है, गोमई है। और लेफ्ट बैंक कौन सी है? पंजारा है, बोरी है, गीरा है। ये आप लोग याद रखेंगे। लूनी मरुस्थल से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। पुष्कर के पास दो शाखाओं सरस्वती और साबरमती में उत्पन्न होती है और गोविंदगढ़ के पास आपस में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के नाम पूछ सकता है, जोजरी, जवई, सुकरी और बंडी। ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पे उसका राइट और लेफ्ट ना पूछे, आपको दाएं बाएं करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली ये क्लास आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो आप लोग बस इतना काम कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा, और अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस नई टेक्नोलॉजी वाली क्लास को हम उस बच्चे तक पहुंचा सकें जो बच्चे ऐसी क्लासों को ढूंढ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।